हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अगर आप डायग्राम को देखोगे, और वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब एक तरह से उन्होंने हमारे सेल के स्केलेटन को बना रखा है, और साइटोप्लाज्म के अंदर वो इधर उधर पड़े रहते हैं, बिखरे रहते हैं। तो वैसे तो इसके बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी आते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं जिसे हम आईएफ कहते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक्स नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी। आप एक ही एग्जाम्पल याद रख सकते हो। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो भी इसी का ही पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें 3 आएंगे: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीनों मिलकर आपके साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। आपने एक्टिन मायोसिन का नाम सुना होगा। जिस समय हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला लेसन किया था, टॉपिक किया था, वहां पर हमने पढ़ा था कि इस तरीके से एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक्टिन और मायोसिन जो कि प्रोटीन है, वो साइटोस्केलेटन का ही एग्जाम्पल है। तो ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, इनके हमारे शरीर में 2-3 काम हैं। एक तो ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मतलब कि सहारा देते हैं, मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये सेल की शेप को भी मेंटेन रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों सीलिया एंड फ्लैजिला। जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था तब भी हमने सीलिया फ्लैजिला की बात करी थी। आपने देखा होगा जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के शरीर पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सीलिया बोल देते हैं। इसी तरह से यूग्लिना भी एक प्रोटिस्टा है, उसके अंदर से भी किस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला क्या है? कई बार हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ बालों की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। फर्क सिर्फ ये है कि सीलिया जो है बहुत छोटे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, हजारों संख्या में होते हैं। लेकिन जो आपका फ्लैजिला है, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा यूग्लिना में, वो या तो 1 होंगे या 2 होंगे, लेकिन वो लंबे होंगे। सीलिया छोटा है पर ज्यादा है, फ्लैजिला लंबा है पर 1 या 2 ही है। सीलिया क्या करता है? सीलिया सिर्फ सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, और उसके अलावा सेल के आसपास जितना भी फ्लूइड है उसको भी हिलाने में मदद करेगा। फ्लैजिला सिर्फ सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, वो आसपास के फ्लूइड को हिलाने में मदद नहीं करता। अगेन इनका भी अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 में मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीलिया और फ्लैजिला जो है इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने यहाँ से इसको कट करके ऊपर से इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको साइड में इस तरह के 9 अरेंजमेंट्स दिखेंगे जिसमें 2 रिंग्स हैं, और बीच में आपको इसके अलावा 2 रिंग्स दिखेंगे। तो इसको हम 9+2 अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि सीलिया और फ्लैजिला में बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो अभी हमने इससे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे साइटोस्केलेटन में, वही चीज़ है कि सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स किनारे पे अरेंज्ड हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में हैं उन्हें हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। किनारे पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं वो डबलेट है, मतलब 2-2 मिलकर एक बंच बनाते हैं, और सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिंगल है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 9 किनारे पे हैं जोड़े में है, पेयर में है, लेकिन बीच वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिंगल हैं। और इसके अलावा जो पेरिफेरी वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में आपको एक ग्रीन कलर का बैंड दिखेगा, इसे हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। मतलब कि इन डबलेट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक इंटर डबलेट ब्रिज होता है। इसी तरीके से जो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में भी आपको एक ब्रिज दिखेगा जो इनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीलिया और फ्लैजिला के बाहर यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें मौजूद रहती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, इसमें एक एक्सियल शेफ्ट या एक्सोनीम होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे कोई गोल चीज है और आप उसके बीच में एक शेफ्ट, एक हैंडल लगा दो जिससे आप उसको घुमा सकते हो। तो यहाँ भी सेम वही चीज है कि फ्लूइड मैट्रिक्स है और उसके सेंटर में एक शेफ्ट है, एक्सोनीम है।
एक्सोनीम के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ऊपर से देखने में आपको सर्कुलर लग रहे हैं, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो इनकी शेप सिलेंड्रिकल है। तो इसमें जो रेडियली अरेंज मतलब रेडियस की तरह, सर्कल की तरह जो किनारे किनारे पे अरेंज्ड है उन्हें हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और जो बीच में उन्हें हम सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम 9+2 एरे भी बोल सकते हैं। ब्रिजेस की हेल्प से बीच वाले ट्यूब्यूल जुड़े होंगे, और जो साइड वाले ट्यूब्यूल्स हैं उनको कनेक्ट करने वाले को आप इंटर पेरिफेरल ब्रिज भी बोल सकते हो, या आप उनको लिंकर्स भी बोल सकते हो। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम क्या है? दो इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रोजोम। मतलब आप ये कह सकते हो एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब एक अगर ऐसे है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर रखा जाएगा, और इनमें भी सेम वैसा ही अरेंजमेंट है जैसा कि सीलियर फ्लैजिला में है। बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें सेंटर वाले की जगह सिर्फ किनारे पे पेरीफेरी पे आपको 9 फाइब्रस दिखेंगे, और वो ट्रिपलेट की शेप में होंगे। वहां पे डबलेट था, मतलब दो दो थे, यहाँ पे ट्रिपलेट की शेप में होगा, और ये बेसिकली ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं जो ये फाइबर्स हैं। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का काम क्या है? ये सीलिया की बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी का मतलब ये है कि जैसे कहीं भी अगर आपका सीलिया पाया जाएगा तो उसके नीचे जो बेस है वो थोड़ा सा सूजा हुआ होगा, तो वो जो बेस है उस बेसल बॉडी को बनाने का काम ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स करते हैं। इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप सोचोगे स्पिंडल फाइबर क्या है, तो जब बच्चों हम इसी यूनिट में सेल डिवीजन वाला लेसन करेंगे वहां पर हम स्पिंडल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों न्यूक्लियस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिस तरीके से हमारे शरीर में दिमाग होता है जो हमारी पूरी बॉडी को और उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में, लेकिन उसने इसका कुछ नाम नहीं दिया था, और फ्लेमिंग आए थे बाद में। फ्लेमिंग ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब उन्होंने उसकी स्ट्रेनिंग करके देखी, उसको अलग अलग कलर से रंग के देखा, तो बेसिक डाई जब उन्होंने यूज की, मतलब जो बेस के साथ रिएक्ट करती है, तो जो जो मटेरियल उसके अंदर इस तरह से कलर्ड हो गया था, जो थ्रेड लाइक मटेरियल था, उसने उसको नाम क्रोमैटिन दिया था। अब अगर आपका न्यूक्लियस इंटरफेज है, इंटरफेज मतलब कि जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में जो सेल है वो लगातार डिवाइड करता रहता है। मतलब आपने देखा होगा हर रोज हमारे शरीर में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे सेल्स जो है लगातार डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उस सेल के न्यूक्लियस को आप इंटरफेज न्यूक्लियस बोलोगे। तो मतलब जब आपका सेल रेस्ट पे है, जब आपका न्यूक्लियस इंटरफेज है, तो उस समय जो ये क्रोमैटिन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड मतलब पूरे स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं, और उस समय आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि पूरा जेली लाइक भी देख सकते हो। न्यूक्लियोलाई मतलब जो इसको भी आगे कंट्रोल करते हैं वो भी आपको एक या उससे ज्यादा दिखेंगे, और जो क्रोमैटिन है वो भी एक्सटेंडेड मतलब पूरा खिंचा हुआ फॉर्म में दिखेगा। और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू में होती है। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ से आप देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना शुरू हो गया, मतलब इसकी आउटर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से कई बार इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर कई कई जगह आपको ब्लैंक दिखेंगी, तो ये जो ब्लैंक जगह है इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले छेद। तो जहां जहां भी दो मेम्ब्रेन्स जुड़ी होंगी वहां पे आपको कुछ कुछ जगह पे छेद दिखेंगे, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन छेद का क्या फायदा होता है? कोई भी आरएनए है या प्रोटीन है, अगर उसे न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जाना है तो वो इन्हीं छेद के द्वारा जाता है। तो वैसे तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन वही है कई बार सेल टू सेल डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है।
अगर आपके आरबीसी मैच्योर है तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द सेल विच डजंट कंटेन न्यूक्लियस। तो आरबीसी जब तक इमैच्योर है, छोटे हैं, तब उनमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब वो आरबीसी बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता। इसके अलावा जो प्लांट्स में भी हमने जब पढ़ा था जाइलम फ्लोएम, तो उसमें भी जो सीव ट्यूब सेल्स थे उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहता है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी दिखेंगे और क्रोमैटिन भी दिखेगा। और जो आपके सेल्स एक्टिव है, मतलब जिन सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, उन सेल्स में न्यूक्लियोलाई की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक्टिव सेल्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन्स बनाने होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा न्यूक्लियोलाई की जरूरत होती है। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक लूज आपको गुच्छा सा दिखेगा, जिसको आप न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये वाई शेप्ड एक्स शेप्ड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया था, अगर आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उसका इंटरफेस न्यूक्लियस है, उस समय तो आप देखोगे कि जो क्रोमैटिन है वो बिल्कुल खिंचे खिंचे हैं, स्ट्रेस्ड है। लेकिन जब सेल डिवीजन होती है, मतलब सेल डिवाइड करता है, तो डिवीजन के वक्त जो ये फाइबर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, मतलब जो लंबे लंबे थे जब वो इकट्ठे होते जाएंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, क्वाइल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और शॉर्ट थिक रोड लाइक क्रोमोसोम्स बना देंगे। मतलब आप ये कह सकते हो रेस्टिंग स्टेज पे वो क्रोमैटिन था, लेकिन जब वो डिवाइडिंग स्टेज में आया तो वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल गए। तो क्रोमोसोम के अंदर आपको इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, मतलब क्रोमोसोम आपका एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप ये कह सकते हो इस तरह से दो रोड शेप्ड सेल्स हैं, वो एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो आपको ये दो एक जैसे भाग दिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स, और ये दोनों क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। अब ये जो आपका क्रोमैटिन है, जिसको हमने कहा था जो आगे क्रोमोसोम में बदलता है, ये डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एल्कलाइन होते हैं, मतलब बेसिक होती है जिनकी नेचर, और इसके अलावा इसमें कई बार कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या आरएनए भी हो सकता है। आपको पता होगा कि एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये डीएनए है ये बटा हुआ है, मतलब अगर हम अपने शरीर के डीएनए को धागे के रूप में पिरोएं तो उसकी 2 मीटर लंबाई होगी, लेकिन वो 2 मीटर लंबाई 46 क्रोमोसोम्स के अंदर बटी हुई है। और इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के आपको एंड पे छोटे छोटे आप कह सकते हो टुकड़े से दिखेंगे, उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। इसके अलावा आपको सेंट्रोमेयर की साइड्स में भी डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेटोचोर्स। अब हमने क्या किया है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पे कि ये जो सेंट्रोमेयर है जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जो दो क्रोमैटिड्स हैं उनको जोड़ रहे हैं, उसके आधार पे वो कहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, मतलब किस पोजीशन पे है, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम्स बना दिए हैं। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स में 6 मार्क्स में आया हुआ था, और आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको हर एक का नाम, डेफिनेशन और डायग्राम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम की 2 आर्म्स है, मतलब क्रोमैटिड्स है, वो बिल्कुल सेम साइज की होंगी, और जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, मिडल में होगा, ताकि दोनों तरफ आपको बराबर बराबर भाग दिखे। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक में जो आपकी ये 2 आर्म्स हैं, इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर पे ना होके थोड़ा सा एक तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से एक आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और एक आर्म थोड़ी सी लंबी। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है थोड़ा सा और किनारे पे चला जाएगा, जिसकी वजह से एक आर्म तो आपको बहुत लंबी दिखेगी और एक बहुत ही छोटी। और टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल ही किनारे पे चला गया, मतलब एक साइड की आर्म्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है वो माइक्रोबॉडीज हैं। माइक्रोबॉडीज एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। ये भी छोटे छोटे वेसिकल्स, मतलब गड्ढे से होते हैं, और इनमें बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो बच्चों आपने शायद छोटी क्लासेस में भी किया होगा, जनरली इस लेसन में से पूछ लेते हैं, वो है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब क्योंकि हम पूरा लेसन कर चुके हैं, सारे ऑर्गेनेलिस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है कौन सी नहीं है, तो हमने उसको टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया। बट अगेन इसका जो डायग्राम है वो आप एनसीईआरटी से ही कर लेना।
तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 130 पे डायग्राम देख सकते हो। अगर आपको ये डायग्राम मुश्किल लगे तो आपको नेट से भी इजीली ये डायग्राम्स मिल जाएंगे। बस आपने मेन जो चीज़ें देखनी है वो है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्लांट सेल की जो शेप है वो थोड़ी सी आपको चौकोर दिखेगी, लेकिन एनिमल सेल की शेप थोड़ी सी ओवल है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ी होती है, एनिमल सेल में छोटी छोटी होती हैं। प्लांट्स में न्यूक्लियस एक साइड चला जाता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। तो यही जो डिफरेंसेस हैं इनको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल शेप की। प्लांट का सेल या तो स्क्वायर शेप का होगा या रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन एनिमल सेल की जो शेप है वो राउंड की होगी या इरेगुलर है, क्योंकि उसके बाद सेल वॉल तो है नहीं, तो वो अपनी शेप कई बार चेंज भी कर लेता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स में न्यूक्लियस एक किनारे पे चला जाता है क्योंकि वैक्यूल उसको डिस्प्लेस कर देता है। एनिमल्स में न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर में होता है। प्लांट्स में लाइसोसोम होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, इस वजह से सीलिया फ्लैजिला भी नहीं बनता, लेकिन एनिमल्स में सेंट्रोसोम होंगे, सीलिया फ्लैजिला भी बनेंगे। प्लांट्स में प्लास्टिड होते हैं जिसकी वजह से वो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट लेकर फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, एनिमल्स में वो नहीं होते। प्लांट्स की जो वैक्यूल है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, एक ही वैक्यूल होगी और वही काफ़ी बड़ी साइज की होगी। एनिमल्स में छोटी छोटी वैक्यूल होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। प्लांट्स में सीलिया नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीलिया फ्लैजिला नहीं है, लेकिन एनिमल्स में सीलिया फ्लैजिला होंगे। प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी जनरेट करना। और प्लांट्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो स्टेशनरी है, मतलब वो अपनी जगह नहीं बदल सकते, तो इस वजह से उनको कम एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। एनिमल्स मूव करते हैं, उन्हें भागना पड़ता है, इसलिए उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स, तो इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है। तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने अपने हैंड में नोट्स और डायग्राम एनसीईआरटी से लेके समझाया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम।